श्यामनगर गांव में मनोज नाम का एक गरीब असहाय आदमी रहता था। पत्नी रिया और बूढ़ी माँ को लेकर ही उसका परिवार चलता। मनोज की पत्नी बहुत झगड़ालू और हिंसक थी। वो सास को मौका मिलते ही ताने देती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें घर के पीछे रहने की जगह दी है ना? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या तुम्हें घसीटकर वहाँ ले जाऊं? साड़ी बहुत फट गई थी, इसलिए यहीं बैठकर सिल रही और देख तो रही हो कैसे बारिश हो रही है। बारिश में भीग रही थी। मैंने कहा था ना, कभी भी इस घर के बरामदे में मत आना। तुम जैसी औरत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम्हें देखते ही मेरे सिर से आग निकलने लग जाती है। तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो हमेशा चुपचाप अकेली रहती हूँ। तो वक्त का खाने को मिले तो खा लेती हूँ, नहीं तो बिना खाए रह जाती हूँ। तुम इस घर का बोझ हो। तुम्हारे कारण हमें कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, तुम जानती भी हो। मैंने सोचा था 2 दिन मायके जाऊंगी, तुम्हारी वजह से जा ही नहीं पाती। तेरी इच्छा हो तो चली जाना, मेरे लिए चिंता मत कर। नहीं नहीं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं तुम्हारे रहते क्या हो जाए। तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? देख लेना, एक दिन तेरा हाल मुझसे भी बदतर होगा। तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। वाह वाह, बड़ी बातें करने लगी हो। बरामदे से तुम्हें लात मार कर निकाल दूंगी। लात मारना ही तो बाकी है। देख रही हूँ आजकल तुम ज्यादा बोलने लगी हो। खाना बंद करना पड़ेगा। खाना नहीं मिलेगा तो मुंह भी बंद हो जाएगा। एक वक्त का खाना देती है, उस पर भी ताने देती है। ऊपर वाला क्यों मुझे मौत नहीं देता? मरोगी तो हम बचेंगे। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब कभी इस घर की दहलीज पर पाँव नहीं रखूंगी। अपने ही घर में जगह नहीं, यही तो मेरे नसीब में था। मनोज श्यामनगर के महाजन के घर काम करता था। वहीं रात को भी रहता। महीने में केवल 1-2 दिन ही घर आता पत्नी और माँ से मिलने। बाबू, कई दिन हो गए हैं मैं घर नहीं गया हूँ। मेरी बूढ़ी माँ के लिए मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। अगर आप अनुमति दें तो मैं घर होकर आऊं। देखो, महीना तो लगभग खत्म ही है, तो महीना खत्म होने दो, फिर तनख्वाह लेकर जाना। अभी जाओगे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। हाँ, पर अगर आप मुझे थोड़ा पहले ही पैसे दे देते तो बड़ा अच्छा होता। क्या है कि दिल में बड़ा अजीब सा डर है। लगता है जैसे कि माँ कष्ट में है। ओह, तू एक काम कर सकता है, अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर आ जा। तुम्हें रहने की जगह की कमी भी नहीं होगी। बता। अब ये तो संभव नहीं है बाबू। अपना घर छोड़कर रहना ठीक नहीं है। जो जर्जर झोपड़ी है उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। ओहो, कोई समस्या नहीं है। बहुत से लोग हमारे देश में घर छोड़कर विदेश में रहते हैं। अरे तुम तो उसी गांव में रहोगे, कभी कभी जाकर देख लेना, इसमें क्या समस्या है? अब घर जाकर, ठीक है, मैं घर जाकर पत्नी से बात करता हूँ। अब वो राजी हुई तो ठीक है, यहीं आकर रह लेंगे। और नहीं तो क्या। अब देखो भाई, मेरा तो बस एक ही बेटा है, वो भी घर में ढंग से रहता नहीं है। अगर तुम लोग हमारे साथ रहोगे तो घर भरा भरा रहेगा, आबाद रहेगा। अब जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपनी माँ और पत्नी को अच्छे से समझाऊंगा ताकि यहाँ रहने को राजी हो जाएं। हाँ, और तू कोशिश करना कि मान ही जाए। और हाँ, कल तेरी मालकिन यानी कि मेरी भाग्यवान की पुण्य तिथि है, तो सोच रहा हूँ कि उनकी याद में गरीबों में दान करूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है मालिक। ऐसा नेक काम करने से ऊपर वाला आपको सुख देगा। अरे अपने सुख की मुझे परवाह नहीं है। मेरी बस यही दुआ है कि मेरा बेटा हमेशा सुखी रहे। हाँ, यही मेरी भी कामना है कि आपकी इच्छा पूरी हो। ठीक है बाबू, मैं चलता हूँ। मनोज मेहनत से जो भी कमाता था सब रिया को दे देता, लेकिन रिया सास को हमेशा सताती। मनोज जो पैसा भेजता
उसका आधा रिया मायके भेज देती। वहीं रिया की बहन टीना भी अक्सर बहन के घर आती। इस बार इतने दिनों बाद आई, घर पर सब ठीक है ना? सब ठीक है। पिताजी काफी दिन पीसी के घर थे, इसलिए देर से आई। तू यहीं रह सकती है, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। हम दोनों बहनें साथ रहें तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा होता, पर माँ पिता को छोड़कर रहना अच्छा नहीं लगता। इस महीने तूने कोई पैसे नहीं भेजे, तेरे पैसों से ही तो हमारा गुजारा होता है। चिंता मत कर, घर के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, तू जब जाएगी तब ले जाना। ले तो जाऊंगी, पर तेरी बूढ़ी सास को नहीं देख रही हूँ, जिंदा है या नहीं? मत पूछ, वो अब मुझसे और सहन नहीं होती। उसे घर के पीछे छोड़ रखा है। दिन भर मुझे उसकी कोई खबर नहीं। कभी कभी बस थोड़ा सा पानी भात देकर आती हूँ। अच्छा किया, वो मर जाएगी तो तेरा बोझ कम होगा। उसके कारण तू मायके भी नहीं आ पाती। लेकिन क्या दादा बाबू को पता है कि तूने सास को घर के पीछे छोड़ रखा है? कुछ नहीं जानते। अगर जान गए तो मुझे मार डालेंगे। महीने के आखिर में जब दादा बाबू आएंगे, उससे कुछ दिन पहले सास को घर के अंदर ले आऊंगी। ध्यान रखना, दादा बाबू को कुछ पता न चले। नहीं नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। महीने के अंत से पहले ही मनोज महाजन से कुछ पैसे लेकर घर लौट चला। रिया ने सोचा भी नहीं था कि मनोज इतनी जल्दी आ जाएगा। उधर बूढ़ी माँ बहुत कष्ट से जी रही थी। क्यों मेरी मौत नहीं आती? ऐसे जीने से मरना अच्छा है। मेरा बेटा कब आएगा? बेटे के लिए मन बहुत बेचैन है। अरे माँ, अरे भाई तुम यहाँ क्यों बैठी हो? फटे कंबल पर बैठी हो और तुम्हारी साड़ी इतनी गंदी क्यों है? बेटा, मैं तेरे बारे में सोच रही थी। तुझे देखने के लिए मन छटपटा रहा था। तुझे देखकर मुझे बहुत शांति मिली। ओहो, पहले ये तो बताओ कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? घर में हमेशा अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। लेकिन ये पास में पानी में भीगा भात क्यों रखा है? ओहो, ये मैंने कुत्तों के लिए रखा है। बेटा, तू घर जा, मैं यहीं थोड़ी देर बैठी रहूंगी। ओहो, मैं घर आया और तुम यहाँ बैठी रहोगी? नहीं नहीं नहीं, चलो 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 चलो, मेरे साथ घर चलो। नहीं बेटा, मन नहीं कर रहा। तू जाकर खाना खा। इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहा है, तुझे ही बहुत कष्ट हो रहा होगा। ओह, तुम आ गए? कब आए? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले घर आया और माँ यहाँ बैठी है। मैं उनसे कई बार कह चुका, लाख बार कह चुका, घर चलो घर चलो घर चलो, पर जा ही नहीं रही। माँ को तो घर में ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ बैठी हैं। और ये तुम्हारे हाथ में भात क्यों है? क्या ये भी कुत्ते के लिए है? हाँ, बिल्कुल सही कहा, कुत्तों को देने के लिए लाई हूँ। ओहो, तुम सब लोग घर चलो चलो चलो, मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो। श्यामनगर गांव के महाजन का इकलौता बेटा जय था। जय ने पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी की। जय की मित्र मीरा बहुत बुद्धिमान, सुंदर और शिक्षित थी। वो हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। जय और मीरा अक्सर गांव में घूमने निकलते। हाय 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 हाय, देखो तो सही कितना सुंदर वातावरण है। हाँ, मेरा तो मन कर रहा है कि नदी के बीचों बीच एक घर बना लूं। तुम शादी करके पत्नी ले आओ और फिर नदी के बीचों बीच हमेशा रहो। अब देखो मीरा, मैंने तो तय कर लिया है कि मैं शादी वादी नहीं करूंगा। अरे भाई, बहुत झंझट है शादी। अरे वाह, शादी से इतना डर? मैंने तो तुम्हारे लिए लड़की भी देख रखी है। हैं, सच में? और कैसी लड़की देखी है तुमने, बताओ? तुमसे उम्र में 10 साल बड़ी, भूत जैसी दिखती है। दिन में भी रोशनी जलाकर देखना पड़ता है। सच में तुम्हारी ही पसंद की लड़की से मैं शादी करूंगा, देखना। लेकिन लड़की रात को पेड़ पर रहती है। हाँ तो ठीक है,
मैं भी उसके साथ पेड़ पर रह लूंगा। अच्छा, तो आधा महीना नदी में रहना और आधा महीना पेड़ पर रहना। अरे खैर छोड़ो ये सब मजाक। अब शादी वादी के बारे में और बात नहीं करते। अब देखो मुद्दे की बात ये है कि तुम्हारे जैसी कोई लड़की मिले तो शादी करूंगा, नहीं तो कभी नहीं करने वाला। ठीक है, अब मैं तुम्हारी शादी का जिक्र नहीं करूंगी। ओहो, नाराज हो गई क्या? अरे नाराज मत हो। देखो तुम्हारे नाराज होने से ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं क्यों नाराज हूँ? अरे देखो देखो, पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। अरे हाँ, कितना सुंदर दृश्य है ना? बहुत सुंदर। अब हमें घाट की तरफ चलना चाहिए। देर से घर पहुंचूंगी तो पापा डांटेंगे। छुट्टी के दिन सोचा था कि तुम्हें पूरा दिन घुमाऊंगा, पर अफसोस। अगर पापा डांटते नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ घूमती रहती। कुछ दिन हो गए मनोज घर पर है। इन दिनों उसकी माँ को इस घर का सहारा मिला। मनोज को बिल्कुल पता नहीं चला कि उसकी माँ पर इतना अत्याचार होता है। अब कल तो मुझे वापस जाना ही होगा। काश कुछ दिन और रुक पाता, लेकिन क्या करें, अब रुकना मुमकिन नहीं है। बेटा, कुछ दिन और रुक जा। माँ, आप कैसी बातें करती हैं? अगर इतने दिन घर पर रहेगा तो आपके बेटे का काम कौन करेगा? उसके कमाए पैसों से ही तो हमारा घर चलता है। अच्छा, महाजन कह रहा था कि मैं तुम्हें भी साथ ले आऊं। उनका बड़ा घर है, उनके इकलौते बेटे के अलावा और कोई वहां है नहीं। अगर हम सब उनके घर में रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम हमें ले जाने की बात मत करना। बेटा, मुझे अपने साथ ले चल। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मेरा मन हमेशा तेरे पास ही रहता है। माँ, आप ये कैसी बचकानी बातें कर रही हैं? आपका बेटा क्या छोटा बच्चा है जो आपके बिना रह नहीं सकता? बेटा चाहे बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। बेटा मनोज, मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ। हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ की चिंता मत करो। माँ मेरे पास अच्छी तरह रहेंगी। ठीक है। अब जब तुम जाना ही नहीं चाहती हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मेरे माँ के साथ जरा सी भी लापरवाही मत करना। अगली बार घर आकर अगर मैंने देखा कि माँ के तन पर फटी पुरानी साड़ी है, माँ ऐसे कहीं बैठी हुई है, तो समझ लेना फिर तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, मैंने तो कहा माँ के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ए माँ, तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ हो तो मुझे तुरंत बता देना। मैं खुद मेहनत करता हूँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखता हूँ कि तुम लोगों को कोई कष्ट ना हो। महीने का जो वेतन मिलता है सब कुछ घर ही पे दे देता हूँ। महाजन खाना पीना दे ही देता है, इसीलिए अपने पास एक भी पैसा नहीं रखता हूँ। बेटा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? मैं तेरी माँ हूँ। तेरी तकलीफ सुनकर मेरा दिल दुखता है। अरे माँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। अगर तुम अच्छे से न रहोगी ना तो मैं भी अच्छे से नहीं रह पाऊंगा। अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, सोना चाहिए। कुछ दिन रहने के बाद मनोज फिर महाजन के घर चला गया। मनोज के जाने से रिया बहुत खुश हुई। उधर मनोज की माँ फिर रिया के अत्याचार की शिकार बनने लगी। दीदी, तुम महाजन के घर जाने को राजी क्यों नहीं हुई? वहाँ रहती तो बहुत आराम से रहती। वहाँ रहकर क्या मायके पैसे भेज पाती और फिर बूढ़ी माँ बेटे के सामने रहती, उन्हें कुछ कह भी नहीं पाती। अगर बूढ़ी माँ दादा बाबू को सब बता दे तो तब तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं, बूढ़ी अपने बेटे से कभी कुछ नहीं कहेगी। ऐसे कहेगी तो बेटे को दुख होगा, इसलिए वो कुछ नहीं बताएगी। ये बूढ़ी तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई है, इसे खत्म कर दो। एक काम क्यों ना करे, खाने में जहर मिला दे और बूढ़ी को मार डाले। खाने में जहर मिलाओगी तो पकड़ी जाओगी, कुछ और सोचो। तो बूढ़ी को जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये अच्छा विचार है। रात को बूढ़ी तो सोती रहती है, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। घर के कोने में जो आम का पेड़ है
उसके नीचे पहले गड्ढा खोदना होगा, फिर सोती हुई बूढ़ी को उठाकर उसमें गाड़ देंगे। दादा बाबू अपनी बूढ़ी माँ के लिए जो दिखावा करते हैं उसे देखकर तो जलन होती है। बूढ़ी खत्म हो गई तो उनका दिखावा भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा तूने। इस बार महाजन के घर से बूढ़ी के लिए साड़ी लाया था। इस उम्र में नई साड़ी पहनकर बूढ़ी क्या करेगी? वो साड़ी मत देना, तुम पहन लेना। नहीं, ये मैं अपनी माँ को भेज दूंगी। मैं बाद में अपने लिए नई साड़ी ले लूंगी। दीदी, बहुत देर हो गई, खाना नहीं बनाओगी? हाँ, अब देर हो गई है, चलो खाना बनाना पड़ेगा। महाजन के घर जाने के बाद से मनोज के मन में बेचैनी सी रहती है। उसे बार बार लगता है कि घर में कुछ हो रहा है जो वो समझ नहीं पा रहा था। दिन भर मनोज इतना परेशान रहता है कि काम में मन नहीं लगता। हो, मुझे ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या साधु बाबा के पास जाऊं? लेकिन अगर बाबा नाराज हो गए तो? वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अगर कुछ कहना है तो कहो। बाबा, मेरे मन में ना बहुत उलझन है। मतलब किसी काम में ध्यान नहीं लगता। लगता है जैसे 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 कोई बड़ा संकट आने वाला है। हाँ, तेरे सामने बड़ा संकट खड़ा है। इससे निपटने के लिए तुझे काफी मुश्किल होगी, लेकिन एक उपाय है। हैं? क्या उपाय है बाबा? गरीबों के लिए भोजन का आयोजन करना होगा, लेकिन इस आयोजन की बात अपने घर के किसी भी सदस्य को मत बताना। बाबा, मैं ठहरा एक गरीब आदमी, भोजन का खर्च कहाँ से लाऊंगा? अब ये तो तुझे खुद ही सोचना होगा। किसी भी तरह से भोजन का इंतजाम करना होगा, वरना संकट नहीं टलेगा बेटा। बाबा, ठीक है, मैं चाहे जैसा हो इंतजाम करूंगा। अच्छा है, जरूर करो, लेकिन आंखें और कान खुले रखना। चारों ओर संकट है। एक बार ये संकट टल गया तो फिर कोई तेरे पास नहीं आएगा। जितनी जल्दी भोजन कराएगा उतना अच्छा होगा। हाँ, ठीक है बाबा, मैं जल्द ही भोजन का आयोजन करूंगा। अच्छा है बच्चा, चल अब जा। ठीक है बाबा। रिया की शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। वो मौका पाकर मनोज की माँ को मारती पीटती भी थी। आखिरकार दोनों बहनों ने मिलकर बूढ़ी माँ को जिंदा गाड़ने का फैसला किया। दीदी, गड्ढा तो हो गया, अब बूढ़ी को लाना होगा। गड्ढा और बड़ा करना होगा, इतना छोटा गड्ढा नहीं चलेगा। बूढ़ी के लिए इतना काफी है, चलो उसे पकड़ कर लाते हैं। चल। बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? यहीं तो रहती थी। टीना, तू जाकर देख तो सही घर में है या नहीं। हाँ, देखती हूँ। कहीं बूढ़ी ने हमारी बातें सुन ली क्या? वो तो सो रही थी, फिर भागेगी कहाँ? दीदी, बूढ़ी कहीं नहीं दिखी। चारों तरफ ढूंढा लेकिन नहीं मिली। लगता है बूढ़ी भाग गई, लेकिन भागेगी कहाँ? जहाँ जाएगी वहीं से पकड़ लाएंगे। कहीं दादा बाबू के पास तो नहीं चली गई? अगर वहाँ चली गई तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं, महाजन के घर बूढ़ी जा ही नहीं सकती। उसके पैरों में इतनी ताकत कहाँ? पास पड़ोस में ही होगी। अब हम क्या करें? अगर उसने किसी को सब कुछ बता दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आज रात ही किसी तरह बूढ़ी को ढूंढना होगा। दीदी, इतनी रात को खोजने की क्या जरूरत है? सुबह हो जाएगी तो खुद ब खुद आ जाएगी। पागल हो गई है क्या? बूढ़ी को ढूंढना ही होगा। लगता है जब हम गड्ढा खोद रहे थे तभी बूढ़ी ने सब सुन लिया। हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा ही हुआ। हमारी बातें सुनकर ही बूढ़ी भाग गई। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। अच्छा चलो, चारों ओर खोजते हैं। कई दिन बीत गए लेकिन बूढ़ी का कुछ पता नहीं चला। खबर मनोज तक भी पहुंची। वो माँ को ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर माँ कहीं नहीं मिली। माँ के लिए मनोज बहुत टूट चुका था।
हाँ बाबू, लगता है कि मेरी माँ कभी नहीं मिलेगी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। माँ के लिए मेरा दिल फटा जा रहा है। मेरी माँ कहाँ चली गई? अरे बस 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 बस, तुम्हें शांत रहना होगा, टूटने से कुछ नहीं होगा। हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। एक साधु बाबा ने कहा था कि मेरे सामने एक बड़ा संकट है। उनकी बात सच हो गई। रे 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 रे। क्या बात कर रहा है? अच्छा तो ठीक है, तो फिर से साधु बाबा के पास जा, शायद वो तेरी माँ का पता बता दें। बाबा ने कहा था कि मिट्टी के नीचे भोजन पका के गरीबों को खिलाना होगा। मैंने अब तक ये नहीं किया। मैं कहाँ से करूँ ये सब? अरे तो हमारे घर के पीछे एक बागान है, वहाँ जमीन के नीचे सीढ़ियाँ हैं और नीचे बैठने की बहुत सारी जगह है। तो जल्दी से वहाँ भोजन का आयोजन कर, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। बाबू, आपको पैसों की जरूरत नहीं है। अब देखिए, रहने दीजिए, मेरे पास जो है उसी से हो जाएगा। अब से महीने का जो वेतन बनेगा सब अपने पास रखूंगा। पत्नी को अब एक भी पैसा नहीं दूंगा। अरे लेकिन अगर पत्नी को पैसे नहीं देगा तो उसका काम कैसे चलेगा, बता। क्या करेगी काम चलाकर? जिसने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा, उसके लिए सोचने का कोई फायदा नहीं। मैं अब घर भी नहीं जाना चाहता। अगर माँ मिली ना तो मैं उसे यहीं ले आऊंगा। हाँ, माँ से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। माँ के बिना संतान की जिंदगी अधूरी हो जाती है। मैं भी बहुत छोटा था तब मैंने अपने माता पिता को खो दिया। मेरे बेटे की भी किस्मत खराब रही, उसे भी उसकी माँ का प्यार नहीं मिला। सही कह रहे हैं बाबू, माँ के बिना सब कुछ खाली खाली लगता है। इस उम्र में मेरी माँ कहाँ चली गई समझ नहीं आ रहा। अब तेरी माँ की उम्र काफी है, वो कहीं दूर नहीं जा सकती। पैदल चलकर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरी माँ बैलगाड़ी में भी नहीं बैठ सकती बाबू, तो गांव से बाहर तो गई ही नहीं होगी। सही कहा आपने। एक बार मैं पूरे गांव में अच्छी तरह से ढूंढता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले ढूंढो अच्छे से। बहुत दिनों से महाजन के बेटे जय और मीरा की मुलाकात नहीं हुई थी। लंबे समय तक ना मिलने से दोनों को बहुत बुरा लगा। यहाँ तक कि जय ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अगर शादी करनी है तो मीरा से ही करेगा। ओहो, तुमसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तुमसे मिलने के लिए ना मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। तुम्हें बुलाऊं तो मिलने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होती तुम समझना ही नहीं चाहते। मैं जब तक घर से बाहर नहीं निकल सकती। बाहर निकलने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे भाई, मेरे लिए ना सही, थोड़ा झूठ तो बोल ही सकती हो ना। तुम्हारे लिए मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम मेरे कौन हो? ओहो, ऐसा मत कहो। इस तरह कहने से मुझे बहुत बुरा लगता है, दुख होता है। मीरा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम अनुमति दे दो तो। क्या कहना चाहते हो? कहो। बात यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम राजी हो तो। और अगर तुम राजी हो तो मैं अपने पिता को तुम्हारे घर भेज दूंगा। महाजन अंकल को हमारे घर भेज देना। वो जो अच्छा समझेंगे वही होगा। ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। हाँ हाँ, सही कह रही हो। चलो वापस चलते हैं। जय, उस पेड़ के नीचे कोई पड़ा हुआ लग रहा है। ओ भगवान, कहीं भूत तो नहीं? भूत जैसी चीज कोई नहीं होती है। चलो जाकर देखते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। अरे, ये तो एक बूढ़ी औरत है। जिंदा तो है लेकिन उठने की ताकत नहीं है। कहीं ये मनोज काका की माँ तो नहीं? हो सकता है। चलो दोनों मिलकर इन्हें घर ले चलते हैं। चलो। हाँ चलो। एक दिन मनोज घर आकर कह गया कि वो रिया को अब पैसे नहीं देगा। उधर रिया और टीना में भी बिल्कुल नहीं बन रही थी। रिया अब टीना को भी पैसे नहीं देना चाहती थी। इस बीच एक दिन खाना बनाते समय रिया की साड़ी में आग लग गई।
आग से रिया के हाथ पांव सब जल गए। तू अगर पैसे नहीं देगी तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मैं आज ही चली जाऊंगी। मैंने तो सारी उम्र अपने घर परिवार की परवाह ना करके सारे पैसे तुम लोगों को दिए और तू इस मुसीबत में मेरे साथ नहीं रहेगी। तेरी मुसीबत तूने खुद बुलवाई है, अब भुगत। मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए किया। किया तो किया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि मैं हमेशा तेरे पास रहूं? मेरे हाथ पांव जल गए हैं, कुछ कर नहीं पा रही। थोड़ा ठीक हो जाऊं तब जा। मैं 2 दिन और रुक सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तेरे पास रहकर मैं भी मुसीबत में पड़ सकती हूँ। मुझे तो बुढ़िया को ढूंढने से पहले ही निकल जाना चाहिए। मुसीबत में ही असली इंसान की पहचान होती है। तू मेरी सगी बहन है, यकीन नहीं हो रहा। देख दीदी, मैंने तुझे बार बार समझाया था कि बुढ़िया के साथ ऐसा मत कर, पर तूने मेरी एक ना सुनी। अब समझ रही हूँ कि मैंने जो कुछ किया सब गलत था। मुझे तुम्हें पैसे देने के बजाय अपने घर की चिंता करनी चाहिए थी। अगर तू पहले की तरह महीने महीने पैसे दे पाए तो मैं यहीं रह सकती हूँ, वरना नहीं। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तेरे दादा बाबू ने साफ कह दिया है कि अब और पैसे नहीं देगा, और अगर देने की ताकत भी होती तो भी अब मैं कभी तुम्हें पैसे नहीं देती। अपनी गलती समझ चुकी हूँ। दीदी, तेरी ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। मैं अंदर जा रही हूँ। उस दिन मीरा और जय ने जिस बुढ़िया को पेड़ के नीचे पाया था वो मनोज की माँ थी। मैं अभी तक जिंदा हूँ, यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो होश तक नहीं था। अरे माँ, तू तो ये बता कि तेरी ऐसी हालत हुई क्यों? सब कुछ बता तू। रहने दे बेटा, जो हो गया सो हो गया। बीती बातें मैं दोहराना नहीं चाहती। हाँ हाँ, आप सब कुछ बताइए अम्मा जी, ये कैसे हुआ? अरे माँ, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ सब कुछ बता ना, बता तो। तेरी बीवी और टीना ने मिलकर मुझे जिंदा जमीन में गाड़ना चाहा। घर के कोने में जब वो गड्ढा खोद रही थी और बातें कर रही थी, मैंने सब देख लिया। फिर वहां से भागकर जंगल में चली गई। 2 दिन जंगल में रहने के बाद बेहोश हो गई। उसके बाद कुछ याद नहीं। ओह, मैं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से जिंदा गाड़ दूंगा। मैं तुझे वचन देता हूँ माँ। जो होना था हो गया। वो अपने आप ही सजा पाएंगी। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, और अगर अपराधियों को छोड़ दिया जाए तो ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा। बाबू, मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। मुझे जाने दो। अगर मैंने उन्हें खत्म नहीं किया ना तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। बेटा, तू शांत हो जा। तुझे कुछ हुआ तो मैं कैसे सहूंगी? मनोज, मनोज, अभी गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो बुरे हैं, लेकिन हमें भी बुरा बनने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रख, कुत्ता इंसान के पैर पर काटता है, इंसान कभी कुत्ते के पैर पे नहीं काटता। उन्हें कानून के हवाले कर दो, कानून सही न्याय करेगा। बेटा, तू महाजन की बात मान। ठीक है, आप लोगों को दुख हो, ऐसा काम नहीं करूंगा मैं। रिया के हाथ पांव आग में जलने के बाद उसकी हालत और बिगड़ती गई। अब वो बिस्तर पर पड़ी सिर्फ करहाती रहती। उधर उसकी बहन भी उसके पास रहना नहीं चाहती थी। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मरने से पहले अगर तेरे दादा बाबू से एक बार मुलाकात हो जाती, माफी मांगने का मुंह तो नहीं है, फिर भी माफी मांग लेती। मैंने सोचा भी नहीं था कि तेरी हालत ऐसी हो जाएगी। मैंने तो सोचा था धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर हालत तो और बिगड़ गई। इंसान जब पाप करता है तो बिना सोचे करता है। सोचता है इससे पूरी उम्र सुखी रहेगा, लेकिन कुछ दिन ही अच्छा रहता है, फिर पूरी जिंदगी सड़ते हुए गुजरती है। हाँ दीदी, मैं भी सोच रही हूँ कि अब कभी पाप का काम नहीं करूँगी।
अब से अच्छा बनने की कोशिश करूंगी। अब तुझे तेरे पाप की सजा मिलेगी ही। मैंने माँ को ढूंढ लिया है। माँ ने सब कुछ बता दिया। तुम लोग कितने खराब हो, कितने नीच हो। छी! हमें माफ कर दो। देख रहे हो मेरी क्या हालत है। मैं तो तुम्हें बिल्कुल माफ कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, बस समझ लो यही गनीमत है, और तुम्हें माफ करना मेरे लिए पाप होगा। दादा बाबू, मैं तेरे पैरों में गिरती हूँ, हमें पुलिस के हवाले मत करो। हम अब कभी कोई गलती नहीं करेंगे। शर्म नहीं आती माफी मांगते हुए? अगर थोड़ी भी शर्म होती, इतनी सी भी, तो आज माफी नहीं मांगती। मैं तो तुम्हें सही बताऊं, अपने इन्हीं हाथों से मारना चाहता था, पर मैं इंसान हूं, इसीलिए कानून अपने हाथों में नहीं लिया मैंने। हमारे पाप की सजा मिलनी ही चाहिए। सासू माँ से कहो हमें माफ कर दे और तुम लोग खुश रहो। ले जाइए इन्हें। कई दिन बीत गए। मनोज ने आखिरकार भूमिगत भोज का आयोजन किया ताकि अब कोई मुसीबत उसे छू भी ना सके। आप सब लोग पेट भर कर खाइए, कोई खाली प्लेट यहाँ से ना जाए। हाँ, अब से अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं मदद करूंगा। तो मनोज, अब से तू अपनी माँ को लेकर हमारे घर में ही रहेगा। हाँ, बीच बीच में अपने घर को भी देख लेना। अच्छा, अब मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगले महीने की 10 तारीख को मेरे बेटे जय और मीरा की शादी है। इस शादी में आप सभी आमंत्रित हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और महाजन बाबू की बात कोई भूलना मत, सभी आना। हाँ। इसके बाद मनोज अपनी माँ को लेकर महाजन के घर में रहने लगा। महाजन ने मनोज की भी दूसरी शादी करवा दी। उसकी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी निकली। ऐसी ही और रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।